प्राचीन इतिहास के अति महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, अति संभावित तथ्यों को बहुत तेजी से देखेंगे। रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा ये वीडियो आपके लिए होगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पूर्व पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। तो पूरा पाषाण काल की बात करें तो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक होता था उसमें व्यक्ति। पशुपालन, कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव पाया जाता था। इस काल से संबद्ध प्रथम हस्तकुठार 1863 ईस्वी में पल्लावरम मद्रास में रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्राप्त हुआ। इसलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को पूरा पाषाण काल का जन्मदाता या जनक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक पुरातत्व वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक थे। पूर्व पूरा पाषाण की बात करें तो इसकी पहचान क्रोड उपकरणों से होती है। हस्त, कुठार, खंडक, विदारणी इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल की पहचान फलक उपकरणों से होती है, जिसमें क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित उपकरण आते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल तक्षिणी एवं खुरचनी से इसकी पहचान होती है। मध्य पाषाण काल में व्यक्ति शिकारी और खाद्य संग्राहक हुआ करता था। इसके जो प्रमुख साक्ष्य हैं, पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ और बागौर से मिला है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है, बागौर राजस्थान में। अस्त निर्मित उपकरण सराय नहार राय और महदहा, दमदमा इन स्थानों से मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पास स्थित हैं। नवपाषाण काल में अगर बात करें तो खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, आग का प्रयोग इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस काल की जो आदिमानवों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें जो प्रमुख स्थल है लहुरा देव, जो कि भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, न सिर्फ चावल का बल्कि अगर कृषि की बात करें तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और कृषि में किसका प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव में मिले हैं। संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेहरगढ़ गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य इसमें विश्व के मिले हैं, पाकिस्तान में स्थित है। गुफकराल, यहाँ कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम और गुफकराल, यहाँ दोनों जगह गर्तावास पाए गए हैं, ये ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में। बुर्जहोम में इसके अलावा मानव कंकाल, कुत्ते का कंकाल मानव के साथ दफनाने का यहाँ पर साक्ष्य मिलता है। संगनकल्लू, पिकलीहर और उतनूर, यहाँ पे राख के टीले पाए जाते हैं। इनको राख का, संगनकल्लू को विशेषतः राख का टीला भी कहा जाता है। विभिन्न स्थल नवपाषाणकालीन दमदमा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा में पाए गए हैं। आदमगढ़ मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पे पाए गए हैं। मेहरगढ़, यहाँ पे प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। वहीं पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष यहाँ पर मेहरगढ़ में मिलते हैं। हथनौरा, ये नर्मदापुरम होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ होमोसोपियंस अर्थात भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा में मिला है। भीमबेटका, ये गुफाएं आपको पता है वीके वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। प्रागैतिहासिक चित्रकला अर्थात जो आपका भित्ति चित्रकला, गुफा चित्रकला है, उसके साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। बुर्जहोम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा की गई। मध्य पाषाण काल में भारत में अस्थिपंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य यहाँ पर मिलता है। हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई है? लोहंदा नाला क्षेत्र, बेलन घाटी से। वृहद पाषाण स्मारक की पहचान विशेषकर दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थान से किया गया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ कहाँ पर? हस्तिनापुर में। 1800 पुरातत्व की बात करें, भारत में पुरातत्व का विकास, तो 1861 में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुए। 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान खोज प्रारंभ हुई। 1871 ईस्वी में पुरातत्व संरक्षण सरकार के विभाग के रूप में गठित हुआ। वहीं 1901 जो है सबसे महत्वपूर्ण समय था, जब लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नाम दे दिया गया और सर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया, जिनके ही नेतृत्व में खुदाई हुई हड़प्पा सभ्यता की। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फलकों की अधिकता यहाँ पर पाई जाती है, खोज जो हुई है। 14 मानव कंकाल कहाँ प्राप्त हुए हैं एक साथ? तो लंघनाज, गुजरात से। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सबसे पहले जानकारी कब प्राप्त हुई थी? 1867 ईस्वी में। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। चावल के भी साक्ष्य
अर्थात चावल के ही साक्ष्य मिले थे। जो प्राचीनतम कृषि है तो किस अनाज के साक्ष्य मिले थे? चावल के। ये कब के हैं? तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य के। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीनतम भारतीय नवपाषाणकालीन स्थल है कोल्डिहवा। चावल की भूसी के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। इलाहाबाद के पास यह जगह स्थित है। मक्का का प्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? मैक्सिको में प्राप्त हुआ। गुफ कराल का अर्थ क्या होता है? कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। सिंधु सभ्यता की बात करें तो मान्य तिथि जो कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार निकाली गई है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ये कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाती है, हड़प्पा सभ्यता भी कहलाती है। कांस्य युगीन इसलिए कहलाती है क्योंकि टिन और तांबे को मिला करके सबसे पहले कांसा बनाने की युक्ति सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने ही खोजी थी। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी, हड़प्पा की ही खोज हुई थी। विस्तार इसका कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो सबसे उत्तरी भाग मांडा जो कि कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर। सबसे दक्षिणी भाग दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, गोदावरी तट पर। सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर जो कि मेरठ में स्थित है, हिंडन नदी के तट पर। और सबसे पश्चिमी भाग सुतका गंडोर जो कि पाकिस्तान में स्थित है, दाश्क नदी के तट पर। विभिन्न स्थल यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं पाई गई हैं और किसने उत्खनन किया था? तो हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के तट पर, बाएं तट पर स्थित है। दयाराम साहनी इसके उत्खननकर्ता थे। खोज इसका 1921 में हुआ था। यहाँ विशाल अन्नागार शवाधान जिसको R37 नाम दिया गया है। नित्य मुद्रा का खंडित धड़ मिला है आयताकार मुहर पर। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिला है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, लरकाना जिला पाकिस्तान में आता है। राखाल दास बनर्जी इसके उत्खनन करता थे, 1922 में उत्खनन हुआ था। वृहत स्नानागार के साक्ष्य विशाल अन्नागार, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र जिसके 3 मुख हैं यहाँ पर पाए गए हैं। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर है। SR राव ने इसकी खोज की थी 1955 में। 3 युगल समाधिकरण, डॉक यार्ड, गोदीबाड़ा, ठीक है, बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। मनके बनाने का कारखाना, हाथी दांत का पैमाना यहाँ मिला है। धौलावीरा कचका रन जिसको अभी हाल ही में 40वां विश्व विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। ये RS बिष्ट और JP जोशी ने अलग अलग समय पर इसकी खोज की थी। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए जाना जाता है। 10 चिन्हों का एक शिलालेख यहाँ पर प्राप्त हुआ है जिसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। BB लाल और BK थापड़ ने इसकी खोज की थी 1961 में। कच्ची ईंटों के बने भवन, जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप आने के साक्ष्य, प्रायः सभी घरों में कुएं, ये सब कालीबंगा की विशेषताएं हैं। राखी घड़ी जो कि घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, हिसार हरियाणा में। सूरज भान ने इसकी खोज की थी। भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। वैसे अगर देखा जाए सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल राखी गढ़ी है। बनावली या बनवाली फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1973-74 में। पक्की मिट्टी के बनी हल प्रतिकृति यहाँ पर मिली है। रोपड़ ये सतलज नदी के तट पर स्थित है, पंजाब में। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज 1953 से 56 के बीच की थी। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य इसमें मिला है। वेदों की बात करें कुल 4 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें वेद त्रयी केवल 3 है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसमें से 2 से 7 तक जो मंडल थे सबसे पुराने थे, बाद में अन्य जोड़े गए थे। ऋग्वेदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, 250 सूक्त जिन पे समर्पित हैं। उसके बाद अग्नि जिनके ऊपर 200 सूक्त समर्पित हैं। बोगाज कोई अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। वैदिक साहित्य का जो विकास हुआ है 4 प्रकार के साहित्य हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता जिसमें वेद स्वयं आते हैं, 4 वेद हैं इसमें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ हैं। आरण्यक ब्राह्मणों ग्रंथों के जो परिशिष्ट हैं उनको आरण्यक कहा जाता है। इनकी रचना वनों में हुई थी।
उपनिषद आरण्यक का विशिष्ट भाग होता है। ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उपनिषदों की संख्या 108 है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसको गाने वाले होता कहलाते हैं या होत्री कहलाते हैं। इसका संकलन, इसमें जो है ऋचाओं का संकलन किया गया है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इसके गाने वाले अध्यर्यु कहलाते हैं। यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त इसमें दिए गए हैं। हालांकि यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। इसको गाने वाले उद्गाता कहलाते हैं। गीतों का संकलन इसमें पाया जाता है। भारतीय प्राचीन संगीत का जन्मदाता इसको कहा जाता है। अथर्ववेद इसका उपवेद शिल्पवेद है। ब्रह्मा इसके ऋत्विक कहलाते हैं। तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय इसमें दिए गए हैं। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं ऐतरेय और कौशितकी हैं, शंखायन भी जिसको बोलते हैं। आरण्यक ऐतरेय कौशितकी, उपनिषद भी ऐतरेय कौशितकी। ऐतरेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ एवं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं मुख्यतः, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की जो उपशाखाएं हैं काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। वहीं शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं कर्णव, जिसको वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं, और माध्यन्दिन। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय। वहीं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। और यजुर्वेद में अगर देखें, कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ है तैत्तिरीय और मैत्रायणी। और यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद है इसका आरण्यक ग्रंथ है बृहदारण्यक। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट भी पूछ सकता है। उपनिषद देखें तो कृष्ण यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, श्वेताश्वर, कठोपनिषद। और शुक्ल यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं ईशोपनिषद, बृहदारण्यक। महत्वपूर्ण बातें, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, जल प्लावन की कथा, विदेह माधव राजा विदेंद्र माधव की कथा, पुरूरवा उर्वशी आख्यान का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार तैत्तिरीय उपनिषद में पाया जाता है। सामवेद, इसकी जो उपशाखाएं हैं कौथुम, राणायनी, जैमिनीय। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश या तांड्य, छांदोग्य, जैमिनी और खड्विंश। वहीं इसके जो आरण्यक हैं छांदोग्य, जैमिनीय उपनिषद है, छांदोग्य और केन। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। सबसे पहले इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है। इसमें सत्यकाम, जावाल कथा, उद्दालक, आरुणी और श्वेत केतु संवाद का उल्लेख है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अथर्ववेद के जो उपशाखाएं हैं शौनक, पिप्पलाद। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ है, एकमात्र, पूछा भी है कई बार। और इसका कोई अरण्यक नहीं पाया जाता है, अथर्ववेद का ध्यान रखना है। उपनिषद इसके मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद है। मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते का उल्लेख है। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद को माना जाता है। ऋग्वेद में जो उत्तर वैदिक जो विभिन्न दिशाएं थीं, उत्तर वैदिक शब्द क्या थे उनके लिए प्रयुक्त होने वाले, और उस दिशा के राजा को क्या कहा जाता था। तो पूर्व के लिए प्राची शब्द का प्रयोग होता था, उसका राजा सम्राट कहलाता था। पश्चिम दिशा के लिए प्रतीची शब्द का प्रयोग होता था, जिसका राजा स्वराष्ट्र कहलाता जाता या स्वराट कहलाता था। उत्तर में उत्तर को उदीची कहा जाता था, जिसका राजा विराट कहलाता था। मध्य का राजा कहलाता था और दक्षिण का राजा भोज कहलाता था। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक ऋषि थे। योग दर्शन के पतंजलि थे। सांख्य के कपिल थे। न्याय के गौतम थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कणाद। वैदिक कालीन नदियां, उनके जो आधुनिक नाम हैं, तब क्या प्राचीन नाम क्या थे, आधुनिक नाम, कुब्र, कुर्रम। कुभा को अब काबुल कहा जाता है। वितस्ता को अब झेलम कहा जाता है। अस्किनी को अब चेनाब कहा जाता है। परुष्णी को अब रावी कहा जाता है। शतुद्री को शतलज कहा जाता है। विपाशा को अब व्यास कहा जाता है। सदा नीरा को गंडक कहा जाता है। दृष्धति को घग्गर कहा जाता है। गोमती को अब गोमल कहा जाता है। सुवस्तु को स्वात कहा जाता है। विभिन्न देवता ऋग्वेद कालीन और इनका संबंध किससे था, तो इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा देवता।
अग्नि देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का काम, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता। द्यौ ये आकाश का देवता जो कि सबसे प्राचीन भी माना जाता है। सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, आश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता, पूषण पशुओं का देवता, पूछा भी गया है ये प्रश्न, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मरुत आधी तूफान का देवता। दशराग युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य की भागीदारी रही, अर्थात ऐसा नहीं रहा कि एक तरफ आर्य रहे दूसरे अनार्य, नहीं, दोनों तरफ आर्य और अनार्य दोनों पक्षों में रहे। ये परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। भरतों के राजा सुदास तृत्सु राजवंश के थे, बनाम 10 राजाओं का संघ ये युद्ध हुआ। इसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों अलिन, पख्त, भलानस, शिव और विषाडिन के राजा सम्मिलित थे। सुदास की बात करें तो अंतिम रूप से ये विजयी रहा। इसका जो पुरोहित था वशिष्ठ, ये पूछा गया है। विभिन्न वैदिक शब्द इनका अर्थ क्या था, तो कृष्ण अयस इसका अर्थ लोहा था, कुसीद ऋण, कुसीदिन ऋणदाता, तक्षा इसको बढ़ई कहा जाता है, वेकनाट सूदखोर को कहा जाता था, अरित्र पतवार को कहा जाता था, स्पश गुप्तचर को कहा जाता था। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। वैदिक कालीन अन्य नाम नदी तमा, देवी तमा, माते तमा था। सिंधु ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लिखित नदी सिंधु है। अन्य इसके नाम जो है हिरण्यनी, आर्थिक महत्व के कारण इसका नाम दिया गया। परावत, ये सिंधु नदी के गिरने का स्थान को परावत कहा जाता है जो कि अरब सागर में स्थित है। इसके अलावा ग्रामणी ग्राम के मुखिया को कहा जाता था। विश्व का प्रमुख विश्वपति कहलाता था। उपाध्याय ये जीविकोपार्जन के लिए वेद पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। कुलीन या वृद्धों की संस्था को सभा कहते थे। सर्वसाधारण की संस्था को समिति कहते थे। आर्यों की मूल संस्कृति ये ग्रामीण थी। रहट की चरखी इसको अश्म चक्र कहा जाता था। अदल बदल प्रणाली पर आधारित व्यापार जो था वो लेन देन पर स्थित था। वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। एक राट ये सर्वोच्च शासक होता था अथर्ववेद के अनुसार। परीक्षित ये मृत्यु लोक का देवता होता था। त्रिवर्ग में धर्म अर्थ और काम आते हैं। पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष आते हैं। 16 महाजनपद इनकी वर्तमान स्थिति राजधानी। अंग की राजधानी चंपा थी। क्षेत्र वर्तमान में भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। मगध की राजधानी गिरिबिज और राजगृह थी। इसका वर्तमान क्षेत्र पटना गया के आसपास का है। काशी इसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में यह है। वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी थी। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है इसमें सम्मिलित। वज्जी वैशाली विदेह और मिथिला इसकी राजधानियाँ थीं। वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। फैजाबाद गोंडा बहराइच के क्षेत्र इसमें आते हैं। अवंती की राजधानी उज्जैन थी या महिष्मती थी। मालवा मध्य प्रदेश के इलाके इसमें आते हैं। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश के ये स्थान यहाँ पे आते हैं। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य थी। बरेली बंदायू हरुक्काबाद इसके अंतर्गत आते हैं। चेद की राजधानी शक्तिमती थी। बुंदेलखंड इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का इलाका आता है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थी दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र आते हैं, एनसीआर के क्षेत्र। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र आते हैं। कंबोज की राजधानी हाटक थी। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मथुरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसमें आता है। अश्मक की राजधानी पोटली थी जो कि एकमात्र दक्षिण में स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। गांधार की राजधानी तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में स्थित ये क्षेत्र है। विभिन्न राजा और राज्य। अश्वपति ये कैके के राजा थे। जनक विदेह के राजा थे। प्रवाहन जाबाली पांचाल के राजा थे। अजातशत्रु काशी के राजा थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था। ऋग वैदिक समाज चारागाह समाज था। मध्यकाल में जमींदारी प्रथा पाई या सामंतवादी प्रथा पाई जाती थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह एक दृश्य में देख लेते हैं। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल है। निर्वाण स्थल अष्टापद है। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभवनाथ का अश्व है। पद्म प्रभु का कमल है। सुपार्श्वनाथ का साथिया या स्वास्तिक है। मल्लीनाथ का कलश है।
नेमिनाथ का नीलकमल है, नमिनाथ का नीलकमल है, नेमिनाथ का अशंख है, उर्जयंत पर्वत है इनका निर्वाण स्थल, पार्श्वनाथ का सर्प है, सम्मेद शिखर इनका निर्वाण स्थल है, महावीर स्वामी का सिंह है, पावापुरी इनका निर्वाण स्थल है। पीतल की बुद्ध मूर्ति कांगड़ा में पाई गई है, कांसे की बुद्ध की मूर्ति सुल्तानगंज में पाई गई है, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति मानकुंवर में पाई गई है, पार्श्वनाथ की मूर्ति भोजपुर में पाई गई है। ये मिलान करने के लिए आ चुका है। महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ, जन्मस्थल कुंडग्राम वैशाली में। पिता इनके सिद्धार्थ थे, ज्ञातिक कुल के प्रधान थे, माता का नाम त्रिशला अथवा विदेह दत्ता था, लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान था, पत्नी यशोदा थी, कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी, पुत्री का नाम अड़ोज्जा अथवा प्रिदर्शना था, दामाद एवं प्रथम शिष्य इनके जमाली थे। इनको ज्ञान प्राप्ति जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी तट पर शाल वृक्ष के नीचे हुआ था। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में बराकर नदी के तट पर दिया था। इन्होंने उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावा में मल्लगढ़ राज्य के षष्टिपाल के राजप्रसाद में हुई थी। दो जैन संगीतियाँ जो हुई, प्रथम 300 ईसा पूर्व में हुआ पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय जैन समिति हुई, जैन संगीति हुई 512 ईस्वी में बल्लभी में गुजरात में। देवर्धिगण क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। अब गौतम बुद्ध का परिचय देख लेते हैं तेजी से। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम माया देवी या महामाया था, कोली वंश की कन्या थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनका पालन मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। पत्नी का नाम यशोधरा था, शाक्य कुल की थी ये। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ज्ञान प्राप्ति इनको उरुवेला बोध गया में निरंजना या फल्गु नदी तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में ऋषि पत्तन के मृगदाओं में दिया था। बौद्ध संघ में प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, जिनको प्रवेश मिला था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका मृत्यु स्थल मल्लों की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। उपदेश इन्होंने पाली भाषा में मैक्सिमम दिए थे। विभिन्न जो त्रिपिटक हैं उसमें अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक आते हैं। सुत्त पिटक का संकलन आनंद द्वारा किया गया था। विनय पिटक का संकलन उपालि द्वारा किया गया था। अभिधम पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा किया गया था। 4 जो बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। प्रथम 483 ईसा पूर्व में, स्थान राजगृह, अध्यक्ष इसके पूरण महाकश्यप थे और शासक कौन था उसमें? अजातशत्रु। द्वितीय जो हुआ वो 383 ईसा पूर्व में, स्थान वैशाली में, सबाकामी या सर्वकामी अध्यक्ष थे। कालाशोक उस समय या काकवर्ण शासक था। तृतीय 247 ईसा पूर्व में हुआ पाटलिपुत्र में, मोगलपुत्र इसके अध्यक्ष थे, अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ ईसा की प्रथम शताब्दी में होता है कश्मीर के कुंडल वन में, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कनिष्क उस समय राजा था। बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं ये भी पूछ लेता है। तो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था, वैदिक कर्मकांड का विरोध करता था, वेदों की अपौरुषेयता का विरोध करता था, कर्म और पुनर्जन्म तथा मोक्ष में ये विश्वास रखने वाला धर्म था। बौद्ध धर्म का विभाजन 2 बार हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीत में और चतुर्थ बौद्ध संगीत में। द्वितीय बौद्ध संगीत में ये स्थविर और थेरवादी, स्थविर या थेरवादी और महासंघिक या सर्वास्तिवाद में ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया। बाद में वज्रयान एक अलग शाखा इसकी नजर आती है। 16 जो महाजनपद आपने देखे इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में पाया जाता है। मगध में जो राजाओं ने शासन किया उनकी वंशावली देख लीजिए क्रम से। हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश और फिर कण्व वंश। मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य था तथा अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य शासक क्रम से याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर दशरथ, फिर संप्रति, फिर शालिसुख, फिर देववर्मन, शतधन्वन और उसके बाद अंतिम शासक बृहदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो अंतिम दिनों में जैन भिक्षु ये बन गया था। भद्रबाहु का शिष्यत्व इसने ग्रहण किया था। भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला ये चला गया था, जहाँ पर श्रवण बेलगोला में ही 298 ईसा पूर्व में सल्लेखना पद्धति के द्वारा इसने शरीर त्याग दिया था।
बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। अगर अशोक की बात करें तो इनकी मात्रा का नाम सुभद्रांगी था, पिता बिंदुसार थे, प्रचलित नाम इनका देवा नाम पियदसी था। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके राज्यारोहण के 4 वर्ष बाद, राजा बनने के बाद 4 वर्ष बाद राज्याभिषेक समारोह आयोजित हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अभिलेख जो इनके स्थापित हुए उसकी मुख्य भाषा प्राकृत थी, लेकिन अगर इदलिब की बात करें तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी 4 भाषाओं में इनकी 4 लिपियों में इनके अभिलेख मिलते हैं। अशोक नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलम इन अभिलेखों में स्पष्ट अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख दो प्रकार के पाए जाते हैं, दीर्घ और लघु। दीर्घ शिलालेख कुल 14 है जिनकी संख्या 10 स्थानों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा स्तंभ लेख जिनकी संख्या 7 है, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग और संकिस्सा में जो पाए जाते हैं। इसके अलावा गुहा लेख भी पाए जाते हैं। जो 14 शिलालेख हैं इनके विषय पूछता है। पहले में जीव हत्या का निषेध है, दूसरे में चोल, पांड्य, सती पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी, यवन राजा, एंटियोक और उसके पड़ोसियों के राज्यों में भी मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की बात की गई है। तीसरे में युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नामक 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति की बात की गई है। चौथे में भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया। 5वें में राजाभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्यों की नियुक्ति का वर्णन है। 6ठे में प्रतिवेदकों को प्रजा का हाल बताने का आदेश किया गया है। 7वें में सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें ऐसा प्रावधान है। 8वें में अशोक द्वारा धम्म यात्राओं का प्रारंभ किया गया। 9वें में धम्म मंगल सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। 10वें में धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। 11वें में धम्म दान का उल्लेख है। 12वें में धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है। 13वें में कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में जो हुआ था उसका वर्णन है। इसी में 5 यवन राजाओं का, आठविक राजाओं का उल्लेख है। चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी का उल्लेख है। 14वें में सभी लेखों के लिए उपसंहार स्वरूप ये 14वां अभिलेख है। जो 14 शिलालेख पाए गए हैं, गिरनार जूनागढ़ गुजरात में, शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में, धौली पुरी उड़ीसा में, जौगढ़ गंजाम उड़ीसा में, कालसी या काकसी देहरादून उत्तराखंड में, सोपरा ठाणे महाराष्ट्र में, मानसेहरा हाजरा पाकिस्तान में, एरगुड़ी कुरनूल आंध्र प्रदेश में, कंधार अफगानिस्तान में, सन्नती गुलबर्गा कर्नाटक में। 13वें शिलालेख में वर्णित 5 जो यवन राजा हैं कौन कौन हैं? मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय, तुर्मय जिसको कहा जाता है, एपिरस एलेक्जेंडर अलेक्सुंदर जो कि एपिरस का राजा था, साइरिन का राजा मैगस या मग, मेसिडोनिया का राजा एंटीगोनस गोनाट्स या एंतकीन और सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय या एंतियोक। मौर्यकालीन महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन कौन से? तो कूपियाध्यक्ष जिसको वन विभाग का अध्यक्ष जो इसको कूपियाध्यक्ष कहते थे, सीताध्यक्ष जो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, विविताध्यक्ष जो चारागाहों और पशु सुरक्षा का अध्यक्ष होता था, सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था, पर्ण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, पौतवाध्यक्ष माप तौल विभाग का अध्यक्ष होता था, लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था, अकराध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष होता था। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग का प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता था। कुल तीर्थों की संख्या 18 थी। प्रधानमंत्री जो कि पुरोहित होता था, युवराज जो कि राजा का उत्तराधिकारी होता था, समाहर्ता जो राजस्व मंत्री होता था, सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था, सेनापति सैन्य मंत्री होता था, प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश होता था, व्यवहारिक दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश होता था, दंडपाल सैन्य संसाधन एकत्र करने वाला होता था, अंतपाल सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल करने वाला प्रमुख होता था, कर्मांतिक उद्योग मंत्री होता था, दुर्गपाल देश के भीतर दुर्ग की देखभाल करने वाला होता था, नागरक ये नगरों की व्यवस्था का प्रमुख होता था, प्रशासता ये राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला प्रमुख होता था, दौवारिक ये राजप्रसादों का अधिकारी होता था, अंतर्वशिक राजा की निजी अंगरक्षक सेना का प्रमुख होता था, आठविक ये वन विभाग का प्रमुख होता था, मंत्री परिषदाध्यक्ष मंत्री परिषद का प्रमुख होता था, नायक ये सेना का संचालन करता होता था। प्रमुख कर जो वसूले जाते थे, पिंड कर ये गांव पर लगाया जाता था, भाग कर ये भूमि कर होता था, बल ये धार्मिक उपकर होता था, प्रणय ये आपातकालीन कर होता था, हिरण या नगद कर होता था, विष्टि ये बेगार कर होता था, बेगारी होती थी एक प्रकार की,
उदयक भाग ये सिंचाई कर होता था और गुल्मदेह सैनिकों का शुल्क होता था। संगम युग में देखें तो संगम युग में तमिल क्षेत्र के 3 राज्य चोल, चेर तथा पांड्य का शासन था। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम संगम का स्थान मदुरै था, अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। वर्तमान में एक भी इससे संबंधित ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था, अगस्त ऋषि तथा त्वलकपियर इसके अध्यक्ष थे। एकमात्र ग्रंथ त्वलकपियम इसका उपलब्ध है। तृतीय जो हुआ था मदुरै में हुआ था, नकीरर इसके अध्यक्ष थे। कई ग्रंथ इससे संबंधित उपलब्ध हैं। प्रशासनिक विभाजन जो संगमकालीन जो ग्रंथ हैं उनके आधार पर जो दिखता है, उसमें सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा थी, सबसे छोटी इकाई। उसके बाद कुर्रम होता था ग्राम संघ, उसके बाद नाडु होता था जिला, इसके बाद कमिश्नरी होता था, कोट्टम अथवा वलनाडु इसको बोलते थे, और उसके बाद सबसे बड़ी इकाई मंडलम होता था, जो प्रांत वर्तमान जिसको प्रदेश बोलते थे होता था ये। इस समय के महत्वपूर्ण जो ग्रंथ और लेखक थे, शिलाप्पादिकारम इलंगो अडिगल ने लिखी थी, मणिमेखले सीतले सत्यनार ने लिखी थी, कुरल ये तिरुवल्लुवर ने लिखी थी, जीवक चिंतामणि तिरुतक्क देवर ने लिखी थी, और तोलक्कापियम ये तोलक्कापियर ने लिखी थी। गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया था। प्रमुख जो शासक थे, श्रीगुप्त इसका संस्थापक, दूसरा घटोत्कच, तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी पत्नी कुमार देवी थी, समुद्रगुप्त जिनकी पत्नी दत्ता देवी थी, काच तथा रामगुप्त ये इसके बाद हुए थे। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जिनकी पत्नी ध्रुव देवी तथा कुबेर नागा थी। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, अनंत देवी इनकी पत्नी थी। इसके बाद स्कंदगुप्त के बारे में पूछता है कि अंतिम रूप से हूणों को पराजित किसने किया था, स्कंदगुप्त ने ही किया था। फिर पुरुगुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय, फिर बुद्धगुप्त और फिर विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। गुप्त संवत की शुरुआत इसी ने की थी 319 ईस्वी में। समुद्रगुप्त की बात करें तो हरखेड़ की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अलावा जहांगीर के भी लेख पाया जाता है। अश्वमेध यज्ञ इसने किया था। इसकी उपाधि भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है विंसेंट स्मिथ के द्वारा। अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, तो इसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध इसी से है। रजत सिक्का, ये चांदी का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक ये था। समकालीन चीनी यात्री इसके समय में फाहियान जो था भारत की यात्रा पे आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय में जो नवरत्न रहते थे उनके नाम छपड़क फलित ज्योतिष से संबंधित थे, वर रुचि व्याकरण संबंधित थे, कालिदास कवि और लेखक थे, अमर सिंह कोशकार जिन्होंने अमर कोश की रचना की थी, धन्वंतरी चिकित्सक थे, शंकु वास्तुकार थे, वारामहिर खगोल वैज्ञानिक और ज्योतिषी थे, घट करपर कूटनीतिज्ञ थे और बेताल भट्ट जादूगर थे। स्कंदगुप्त ने हूणों को अंतिम रूप से पराजित किया था। कुमारगुप्त कालीन जो प्रमुख अभिलेख थे, धनदय ताम्रपत्र राजशाही बांग्लादेश में जो स्थित है, बैग्राम ताम्रपत्र जो बोगरा बांग्लादेश में स्थित है, दामोदर ताम्रपत्र जो दिनाजपुर बांग्लादेश में स्थित है, वत्स भट्टी रचित मंदसौर अभिलेख प्राचीन मालवा में स्थित है, गढ़वा अभिलेख प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, करमदंड अभिलेख एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है, मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, तुमैन अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। स्कंदगुप्त कालीन जो प्रमुख अभिलेख थे, जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, सूपिया अभिलेख रीवा मध्य प्रदेश में स्थित है, एरण अभिलेख सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। एरण में ही आपको पता है कि सबसे पहले सती प्रथा का वर्णन मिलता है। विभिन्न प्रशासनिक इकाइयाँ भुक्त या भोग प्रांत कहते थे, उसके नीचे विषय होता था जिला जिसको कहते हैं, वीथ इसके नीचे वीथ होता था नगर, इसके नीचे ग्राम होते थे गांव। भोग के शासक को या मुखिया को भोगपति कहते थे या उपरी कहते थे। जिले के शासक को विषयपति कहते थे, वीथि के प्रमुख को वीथि महत्तर कहते थे, ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहते थे। तांबे का सिक्का माशक कहलाता था, स्वर्ण का सिक्का दीनार कहलाता था, चांदी का सिक्का रूपक कहलाता था। कालिदास की प्रमुख रचनाएं कुमार संभवम महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्य है, ऋतु संहार खंड काव्य है, मेघदूत खंड काव्य है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, विक्रमोर्वशीयम नाटक है,
मालविकाग्निमित्रम नाटक है। भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ सबसे पहले गुप्त काल में ही शुरू हुआ। गुप्तकालीन जो प्रमुख मंदिर है कहाँ स्थित है? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर महासमुंद छत्तीसगढ़ में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में स्थित है उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। भूमरा का मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में है। वर्धन वंश इसका संस्थापक पुष्यभूति था। प्रमुख शासक कौन कौन थे इससे? पुष्यभूति, नरवर्धन, राजवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बात करें तो शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक। इनके पिता प्रभाकर वर्धन थे, माता यशोमती थी, उपनाम इनका शीलादित्य था। इन्होंने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। रचनाएं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद इनकी रचनाएं थीं। बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी थी, इन्हीं के समय के रचनाकार थे। इसकी राजधानी जो थी कन्नौज या महोदया श्री जिसको बोलते थे, ठीक है। हालांकि पहले थानेश्वर थी लेकिन इसने कन्नौज स्थापित की थी जिसको महोदय श्री भी कहा जाता था। अशोककालीन विभिन्न जो नगर थे, अशोककालीन विभिन्न प्रांत उनकी राजधानियाँ, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, मध्य देश की पाटलिपुत्र, कलिंग की तोशली, अवंतिरट्ट की उज्जैनी। विभिन्न संवत और उनकी गणना कब से की जाती है? तो विक्रम संवत 58 या 57 ईसा पूर्व, मैक्सिमम 58 ईसा पूर्व ही आपको मिलेगा। शक संवत्सर 78 ईस्वी है, ध्यान रखिए ईसा पूर्व नहीं। गुप्त संवत 320 या 319 ईस्वी, 319 इसका सबसे महत्वपूर्ण है, 320 भी कहीं कहीं मिल जाता है। कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में रहते थे। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। दंडी नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। हरिखेड़ या प्रयाग प्रशस्ति इन्होंने लिखी थी। फाहयान 399 से 414 ईस्वी के बीच रहा भारत। हेनसांग ये 629 से 645 ईस्वी के बीच रहा, ये हर्षवर्धन के काल में आया था। इतसिंह 672 से 695 ईस्वी के बीच रहा और अल मसूदी 957 ईस्वी में भारत आया था। सम्राट अशोक की उपाधि प्रियदर्शी की थी या देवानाम प्रियदर्शी की। समुद्रगुप्त की परक्रमांक थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य की थी, स्कंदगुप्त की क्रमादित्य की थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों ने परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी, ठीक है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है, कलहड़ ने राजत रंगड़ी की रचना की है जिसमें 8 तरंग हैं। लाइफ ऑफ हेनसांग हुइली ने लिखी है। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी है। हिस्टोरिकल फिलिपिकल पॉम्पेई स्ट्रोगस ने लिखी है। द हिस्टरीज हेरोडोटस ने लिखी है। भारवी किरातुर्जिनियम के लेखक हैं। हर्ष नागानंद के लेखक हैं। कालिदास मालविकाग्निमित्रम के लेखक हैं। राजशेखर कर्पूर मंजरी के लेखक हैं। विशाखदत्त नाटककार थे। वराहमिहिर खगोल वैज्ञानिक थे। चरक चिकित्सा से संबंधित थे और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे। विभिन्न रचनाकार और रचनाएं, सूरदास ने सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी लिखी है। दंडिन या दंडी ने दशकुमार चरित्रम लिखा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस विनय पत्रिका कवितावली लिखी है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, इनका तो आपने देख ही लिया। एक बार पुनः देख लीजिए विभिन्न शासक और उनकी उपाधियां। बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक का देवानामप्रिय या प्रियदर्शी, चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, हर्षवर्धन शीलादित्य, कनिष्क देवपुत्र। विभिन्न अभिलेख और शासक, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल संबंधित है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलशी से। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसन से। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है दोस्तों। प्रमुख पल्लव शासकों को देख लीजिए। सिंह विष्णु ये किरातार्जुनियम के लेखक, भारवी इसी के दरबार में रहता था। महेंद्र वर्मन प्रथम एकाश मंदिर निर्माण की शुरुआत इसी ने करवाई थी। संस्कृत नाटक मत विलास प्रहसन की रचना इसी ने की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी बादामी पर इसी ने अधिकार कर लिया था।
वातापी कोंड तथा महामल्ल की उपाधि इसने धारण की थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का शुभारंभ इसी ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय मंदिर निर्माण की नई शैली राज सिंह शैली का प्रयोग इसी ने किया था। बाद में यही द्रविड़ शैली में परिवर्तित हो गई थी। कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। दश कुमार चरित्र का लेखक दंडिन इसी के दरबार में रहता था। चोल वंश की बात करें तो संस्थापक इसका विजयालय था। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। राजधानी चोल वंश की तंजावुर थी। बाद में गंगैकोंड चोलपुरम हो गई थी। इसके प्रमुख शासक परांतक प्रथम। पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन इसी ने किया था, पूर्णतः नाश। इसकी उपाधि मदुरै कोंड थी। 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध जब हुआ था तो इसी ने उसमें भाग लिया था। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से इसका युद्ध हुआ था जिसमें परांतक प्रथम विजय हुआ था। राजराज प्रथम इसका प्रमुख अन्य राजा था। तंजावुर में बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर इसी ने बनवाया था। राजेंद्र प्रथम गंगा जल लाने के लिए पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी गंग शासक को पराजित कर गंगैकोंड की उपाधि इसी ने धारण की थी। गंगैकोंड चोलपुरम में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था। कुलोतुंग द्वितीय चिदम्बरम नटराज मंदिर से गोविंद राज की मूर्ति को हटवाकर समुद्र में इसी ने फेंकवा दिया था। चोल प्रशासन की विशेषताओं की बात करें तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता इसकी प्रमुख विशेषता थी। गांव की गतिविधियों की देखरेख के लिए समितियों की स्थापना इसने किया था जिसे वरीयम कहा जाता था। प्रमुख समितियां जो थीं एरी वरीयम तालाब समिति थी, तोट्टवरीयम उद्यान समिति थी, पोन वरीयम स्वर्ण समिति थी और उदासीन वरीयम ये विदेशियों की देखरेख के लिए स्थापित किया गया था। तो ये था प्रमुख जो प्राचीन इतिहास से संबंधित आपके प्रश्न जहाँ से बहुतायत में पूछे जाते हैं। तेजी से इसको रिवाइज कर लीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भी सेगमेंट जो हैं वो सबसे लंबा यही था, बाकी सेगमेंट इतने लंबे नहीं होंगे। ठीक है।